हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रही होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे मटीरियल, मैटर्स एंड नॉन मैटर्स। हमने चैप्टर को लगभग कंप्लीट कर लिया था, सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। अभी हम उसकी एक्सरसाइज कर रहे थे और लास्ट सेशन में आपको मैंने होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दिए थे। होपफुली आपने वो क्वेश्चन किए होंगे, उनके आंसर आपने पता करे होंगे और अच्छे से उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को समझा होगा। मैं उन क्वेश्चंस के आंसर आपको बता देती हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या था? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें इन क्वेश्चंस के आंसर बताने थे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स शाइन। हमने मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज जो पढ़ी थी, उनमें क्या कहा था कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं। और इस जो प्रॉपर्टी है उसको क्या नाम दिया था? लस्ट्रस शाइन जब हम कह रहे थे, या लस्ट्रस हम बोल रहे थे, लस्ट्रस शाइन इसे कहा जा रहा था। सेकेंड है हमारा, नेम टू मेटल्स विच आर सॉफ्ट इनफ टू बी कट। ऐसी दो धातुओं के नाम बताना है। हमने क्या कहा था? जनरली या मोस्टली जितनी भी धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं? सॉलिड होती हैं, यानी ठोस अवस्था में होती हैं और हार्ड होती हैं। लेकिन हम उसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल ऐसे देख रहे थे कि जो लिक्विड में भी थे और कैसे थे? सॉफ्ट थे। तो लिक्विड में हमने एग्जाम्पल देखा था मर्क्यूरी का मेटल में, और जब हमने सॉफ्टनेस की बात की थी तो हमने कहा था सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं होती हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और जिनको की नाइफ की या चाकू की मदद से क्या किया जाता है? काटा भी जा सकता है। तो इसका आंसर हो गया आपका सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। तो ये हमने कल एल्यूमिनियम वाला एक क्वेश्चन पढ़ा था कि एल्यूमिनियम फॉइल को रैपिंग के लिए, फूड आइटम्स को रैप करने के लिए क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि वो मैलिएबल होता है, उसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण किसी भी मेटल को, धातु को पतली शीट में, पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? आघातवर्ध्यता, या हम क्या कहते हैं उसको? मैलिएबिलिटी कहते हैं। ओके, तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? मैलिएबिलिटी है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विच नॉन मेटल डज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? तो वो है कार्बन। ठीक है, हम कहते हैं कि कार्बन में क्या होता है? विद्युत, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हीट। हीट का भी क्या होता है? कंडक्शन होता है, यानी चालन होता है। कैसे? जैसे आपने कोयला देखा होगा, तो कोयला जलता है, उसमें क्या होता है? हीट ट्रांसफर होती है। तो कोयला क्या है? एक फॉर्म है कार्बन की। और जब हम ग्रेफाइट को पढ़ रहे थे तो हमने क्या कहा था? ग्रेफाइट एक कार्बन की फॉर्म है और ग्रेफाइट में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, या हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो हम इनडायरेक्टली क्या पढ़ रहे हैं? कार्बन पढ़ रहे हैं। तो कौन सा नॉन मेटल? कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है, अधातु है, और वो क्या करता है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को फ्लो होने देता है। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वेश्चन जो होमवर्क में थे, ये मैंने आपको आंसर्स बता दिए हैं। होपफुली आपके आंसर भी यही आए होंगे और आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे कल, और आज हम कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको कल के क्वेश्चन। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स। व्हाई? बिकॉज एल्यूमिनियम इज मैलिएबल। एल्यूमिनियम में मैलिएबिलिटी का गुण पाया जाता है, इसीलिए उसको क्या किया जाता है? रैपिंग में और थिन शीट्स बनाने में, फॉइल बनाने में हेल्प किया जाता है। ठीक है, कॉपर कैनॉट डिस्प्लेस। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा? हमने क्या कहा कि जो कॉपर होता है वो लेस रिएक्टिव होता है देन जिंक। Copper is less reactive than zinc। तो जिंक से, जहां पर हम कल ये भी पढ़ रहे थे कि क्या है, हम कह रहे थे कॉपर को कि वो कम ताकतवर है, किससे? जिंक से। तो हम क्या मान सकते हैं कि कॉपर जो है वो, अगर हम इस जिंक का कोई
सोल्यूशन ले रहे हैं, सॉल्ट सोल्यूशन, सपोज ZnSO4 ही ले रहे हैं, तो ये चूंकि कॉपर कम ताकतवर है या कम रिएक्टिव है, इसलिए जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और ये फर्दर रिएक्शन आगे मूव नहीं करेगी। यानी कॉपर कम रिएक्टिव है जिंक से, या हम बोल सकते हैं जिंक ज्यादा ताकतवर या ज्यादा रिएक्टिव है, अपने सोल्यूशन से हट नहीं रहा है और कॉपर को वहां पर आने नहीं दे रहा है। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। कॉपर कैनॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और क्या नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन, व्हाई? बिकॉज दे आर मोस्ट रिएक्टिव। और हम क्या बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये पानी के साथ, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर देते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। इस वजह से क्या किया जाता है, इनको केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। ओके, ये हमने पढ़ा था। एक क्वेश्चन था हमारा, मेटल्स आर यूज्ड इन रिंगिंग बेल। रिंगिंग बेल जो होती हैं, जो घंटियां बजती हैं, उनमें मेटल का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सोनोरस होती हैं, बहुत अच्छी साउंड प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए इनको रिंगिंग बेल में यूज किया जाता है। ओके, अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड अ टैबलेट टू अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी, द टैबलेट डज नॉट लुक लाइक आयरन। जब आयरन की डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है और कोई पर्सन अगर डॉक्टर के पास जा रहा है, वो बोल रहा है, डॉक्टर बता रहा है कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो गई है, तो वो उसको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, एक दवाई देगा। और वो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो वो दवाई है वो लोहे की तरह नहीं लग रही है या आयरन की तरह नहीं दिखती है, आयरन से बनी हुई नहीं है, तो वो क्या है? वो क्या है? आयरन का सॉल्ट वहां पर प्रेजेंट होगा। आयरन के सॉल्ट की वजह से वो आयरन का सॉल्ट हमारी बॉडी में क्या करेगा? आयरन की कमी को पूरा करेगा। यानी दवाई लोहे की नहीं बनी होगी, आयरन की नहीं बनी होगी, लेकिन उसमें जो सॉल्ट प्रेजेंट है उसमें आयरन क्या होगा? कंपोनेंट होगा, जो कि क्या करेगा? पेशेंट की बॉडी में आयरन की कमी को पूरा करेगा। ओके, तो यहां तक क्वेश्चन हमने कल पढ़ लिए थे। आज कुछ और क्वेश्चंस इसके देखेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है नेम सम कॉमन मेटल। तो आपको मेटल के उदाहरण बताने, नाम बताने। तो कौन कौन सी धातुएं हमने पढ़ी थी? इतनी सारी धातुएं हमने पढ़ ली हैं। हमने कहा था कि अगर 92 नेचुरली अकरिंग क्या है, एलिमेंट्स है, तो उनमें 72 मेटल्स है। 72 धातुओं की बात हमने की थी, तो उनमें से कुछ नाम आप बता सकते हैं। ठीक है, तो मेटल कैसे होंगे? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अपने आसपास देखिए कि कौन कौन सी चीज ऐसी है जिसमें विद्युत यानी जो बिजली होती है वो चलती है, और हीट जो होती है, ऊष्मा जिसमें बहती है। ठीक है, ऐसी सारी चीजें क्या है? धातुएं हैं, जो कैसी हैं? कठोर हैं और ठोस अवस्था में हैं, जिनको बजाने पर बहुत अच्छी साउंड प्रोड्यूस होगी, और जो क्या होंगी? मैलिएबल होंगी, यानी जिनको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, या डक्टाइल होंगी, जिनकी तार बनाई जा सकती है। ऐसे सारे जितने भी चीजें आपको दिख रही हैं, दिख रहे हैं, मतलब वो जिस चीज से बने हुए हैं, जिस तत्व से बने हुए हैं, वो क्या है? सारे धातुएं हैं, यानी मेटल है। अब आपके आसपास कोई मशीन होगी, वो किससे बनी हुई है? लोहे से बनी हुई है। तो आपका मेटल क्या हो गया? आयरन हो गया। ठीक है, आयरन आपका मेटल हो गया। दूसरा, आपकी मम्मी ने बहुत अच्छी ज्वेलरी पहनी है जो कि चमकदार है एकदम और डक्टाइल भी है, जिसमें तन्यता है, और वो किससे बनी हुई है? गोल्ड से। तो गोल्ड भी आपका क्या हो गया? मेटल हो गया। मम्मी ने दूसरी ज्वेलरी भी पहनी है, ठीक है, जो अपीयरेंस में बहुत अच्छी है, और वो किससे बनी हुई है? सिल्वर से बनी हुई है। तो सिल्वर भी क्या हो गया? मेटल हो गया। आपके आसपास कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह हैं, या हम बोल सकते हैं बिजली की तारें जा रही हैं, उस तार को खोलकर देखिए, वो किससे बनी हुई है? कॉपर से बनी हुई है, यानी तांबे से बनी हो सकती है, और एल्यूमिनियम से बनी हुई हो सकती है। तो ये भी क्या हो गए? मेटल हो गए। ठीक है, और बताइए मेटल के एग्जाम्पल। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे आप मेटल्स के एग्जाम्पल बता सकते हैं जो आपके आसपास क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ओके, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, तो ये सारे क्या हो गए? आपके मेटल्स के एग्जाम्पल हो गए। ओके, और इनके अलावा क्या हो सकता है? सोडियम, पोटेशियम, जो हम किसकी बात कर रहे हैं? मोस्ट रिएक्टिव की बात कर रहे हैं, पोटेशियम, और पोटेशियम से थोड़ा कम रिएक्टिव, या सेकेंड जो नंबर पे क्या होता है? रिएक्टिव होता है, वो क्या होता है? सोडियम होता है। ओके,
तो सोडियम पोटेशियम भी क्या है आपके मेटल्स के एग्जाम्पल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम सम कॉमन नॉन मेटल्स। अब जितनी चीजें डक्टाइल नहीं है, मैलिएबल नहीं है, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है, वो सारी क्या है अधातुएं हैं। ठीक है, तो हमने फास्फोरस पढ़ा था, वो क्या था अधातु है। हमने कार्बन की बात की, वो क्या है अधातु है। हमने ब्रोमीन की बात, ब्रोमीन हमने कहाँ पढ़ा था नॉन मेटल विच इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, दैट इज ब्रोमीन। ओके, फास्फोरस हमने कब पढ़ा था कि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए उसको पानी में स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि वो पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन वो किसके साथ अभिक्रिया करता है, हवा के साथ अभिक्रिया कर लेता है। फास्फोरस को अगर हवा में छोड़ेंगे तो वो आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो वो भी क्या है एक नॉन मेटल है। सल्फर हम पढ़ते हैं, वो भी क्या है नॉन मेटल है। जितनी गैसेस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो सारी नॉन मेटल यानी अधातुओं में आती है, जिसमें आप ऑक्सीजन की बात कर लो, हाइड्रोजन की बात कर लो और नाइट्रोजन की बात कर लो, ये सारे क्या हैं गैसेस हैं, और ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिव एग्जाम्पल ऑफ मेटेलॉइड्स। अब मेटेलॉइड्स क्या था, हमने कहा एक तो होते हैं मेटल्स, एक होते हैं नॉन मेटल्स। हमने कुछ तो प्रॉपर्टी देखी तत्वों में जिनके कारण हमने बताया कि ये किस कैटेगरी में आएंगे मेटल्स की कैटेगरी में आएंगे। और जो मेटल की कैटेगरी में नहीं आ रहे थे यानी मेटल्स के ठीक ऑपोजिट थे, उनको हमने नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखा। लेकिन कुछ तत्व ऐसे थे जिनमें हमने पाया कि कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की भी हैं और कुछ नॉन मेटल्स की भी हैं। इसको हमने क्या नाम दिया मेटेलॉइड्स नाम दिया, यानी उपधातु हमने इनको कहा। ठीक है, तो उपधातु क्या हो गया मेटेलॉइड्स क्या हो गया कि जिनमें मेटल्स तथा नॉन मेटल्स धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है उपधातु या मेटेलॉइड्स कहा जाता है। आपको इसके एग्जाम्पल बताने हैं। तो कितनी चीजें पढ़ी थी हमने, बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे, एंटीमनी, आर्सेनिक, सिलिकॉन, बोरॉन एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं आपके मेटेलॉइड्स के एग्जाम्पल्स हैं, यानी इनमें मेटल्स और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। आपको उस गुण का नाम बताना है, उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है जिसके कारण किसी धातु को तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है या धातु की तार बनाई जा सकती है। तो वो गुण क्या होता है, तन्यता का गुण आपने पढ़ा था। ठीक है, तन्यता, या जिसको आप क्या कह रहे थे डक्टिलिटी कह रहे थे। तो तन्यता का गुण क्या होता है कि जितनी भी धातुएं होती हैं उनसे आप पतली पतली थिन वायर्स तार बना सकते हैं उनकी, और इसी को क्या कहा जाता है तन्यता का गुण कहा जाता है। और ये गुण सिर्फ किस में पाया जाता है मेटल्स यानी धातुओं में पाया जाता है। ठीक है, तो आपने प्लास्टिक की, लकड़ी की, इन सब की तार नहीं देखी होगी, जितनी गैसेज होती है उनसे तार नहीं बनाई जाती है। तार सिर्फ किससे बनाई जाती है मेटल्स यानी धातुओं की से बनाई जाती है। जैसे एल्यूमिनियम वायर देखी है आपने, गोल्ड की देखी होंगी, सिल्वर की देखी होंगी और कॉपर की देखी होंगी। ठीक है, तो ये सारी क्या है मेटल्स हैं। ठीक है, तो मेटल में किसका गुण पाया जाता है तन्यता का, और तन्यता के कारण ही उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है डक्टिलिटी कहा जाता है इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द मेटल एंड नॉन मेटल विच अकर इन लिक्विड स्टेट। आपको ऐसे मेटल का नाम बताना है और नॉन मेटल का नाम बताना है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कब, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है सामान्य तापमान जो होता है वहां पर अगर उसको रखा जाएगा तो वो द्रव अवस्था में मिलेगा। कौन, मेटल भी और नॉन मेटल भी। तो मेटल में आपने किसका एग्जांपल पढ़ा था मर्क्यूरी, जिसको पारा भी कहा जाता है, जो किसमें प्रेजेंट होता है थर्मामीटर में रहता है ना। कोई तो सब्सटेंस रहता है जो टेम्परेचर जब अगर बढ़ता है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें थर्मामीटर लगाता है और थर्मामीटर में फिर वो रीडिंग नोट करता है। तो किससे करता है, उसमें कोई तो सब्सटेंस रहता है जो ऊपर चढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वो जो सब्सटेंस है जो ऊपर चढ़ता है वो क्या होता है मर्क्यूरी होता है, यानी पारा। पारा भी उसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है। ठीक है, तो वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और वो एक क्या है धातु है, मेटल है। जब नॉन मेटल की बात आई कि नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में है रूम टेम्परेचर में, वो कौन सा है ब्रोमीन। ठीक है, ये आपके आंसर है।
तो ये नोट कर लीजिए आप फटाफट, क्वेश्चन नंबर 1। के अलावा भी और कई धातुएं हो सकती हैं जिनके आप उदाहरण लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम कॉमन नॉन मेटल्स। कुछ अधातुओं के नाम बताने आपने। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस यहाँ पे लिखा है। आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन, लिख सकते हैं क्लोरीन, लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड। मेटलॉइड्स के एग्जांपल आपको देंगे। तो मेटलॉइड्स के एग्जांपल क्या क्या है? एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक, सिलिकॉन, बोरोन, ये सब किसके एग्जांपल हैं? मेटलॉइड्स यानी उपधातुओं के उदाहरण। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। कई क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे, बार बार उनके आंसर आपको सेम लग सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है जैसा क्वेश्चन आपने पढ़ा है वही क्वेश्चन सेम आएगा। क्वेश्चन को किसी भी तरह घुमा करके पूछा जा सकता है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाएगा, आप आंसर उसका कर ले जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल पूछा है मेटलॉइड्स का, तो जब आपको पता होगा कि मेटलॉइड्स होते क्या हैं तो आपको उसके एग्जाम्पल भी याद हो जाएंगे। ठीक है, आपको मेटल्स पता है और आपको नॉन मेटल नहीं पता है, तो मेटल्स तो आपको पता ही है, इससे आप क्या कर ले जाएंगे, जो नॉन मेटल है उसके बारे में भी लिख लेंगे, क्योंकि जो मेटल नहीं होगा वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। तो मेटल के बारे में तो आपको पता ही है कि वो हार्ड भी होगा और सॉलिड भी होगा, डक्टाइल होगा, मैलिएबल होगा, कंडक्टर होगा। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी नॉन मेटल में नहीं होंगी, तो ये इतनी प्रॉपर्टीज तो आप नॉन मेटल में नहीं डालोगे। ठीक है ना, वैसे ही जो मेटल के एग्जाम्पल में आपके आ गया है उसको आप नॉन मेटल के एग्जाम्पल में नहीं लिखेंगे। आपको पता है कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या होते हैं, मेटल्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो जब आपको नॉन मेटल का पूछा जाएगा तो एटलीस्ट इतने एग्जाम्पल तो आप उसमें नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये आपने किस में पढ़े हैं, मेटल्स में पढ़े हैं। तो अब जो आपने इसके अलावा पढ़े हैं, क्या क्या, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, तो आप क्या कहेंगे कि ये नॉन मेटल होंगे। ठीक है, जब कंपैरिजन होता है तो अगर आप एक चीज को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो दूसरे का आंसर फिर निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टिलिटी, ये भी नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेटल एंड नॉन मेटल विच अकर इन लिक्विड स्टेट। तो ये हमें पता है कि मेटल आपका मर्क्यूरी हो गया और नॉन मेटल क्या हो गया, ब्रोमीन। ये भी नोट कर लीजिए। चलिए, इतना आपने नोट कर लिया होगा, आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स ड्यू टू विच फॉस्फोरस इज केप्ट इन वाटर। ठीक है, आपको नॉन मेटल यानी अधातु, अधातु की वो प्रॉपर्टी बतानी है जिसके कारण उसको पानी में स्टोर करके रखा जाता है। तो हमने क्या पढ़ी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। और जहां पर हम क्या पढ़ रहे थे, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद H2O या वाटर आप पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि जैसे यहाँ पे फॉस्फोरस है, ये H2O के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था, या हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी जो नॉन मेटल है वो क्या नहीं कर रहा था, H2O यानी पानी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं दे रहा था। ठीक है, हमने क्या कहा कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, अधातुएं होती हैं, वो पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। उसका मतलब क्या है कि अगर किसी अधातु को पानी के संपर्क में लाया जाएगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई नया प्रोडक्ट, नया उत्पाद नहीं बनेगा। ठीक है, तो जब अभिक्रिया नहीं हो रही है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, इसी वजह से फास्फोरस को क्या किया जाता है, पानी के
ऊपर या पानी में क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। और दूसरा क्या रीजन है इसका, दूसरा रीजन ये भी है कि फास्फोरस जो हवा से भी रिएक्ट कर लेता है, हवा यानी ऑक्सीजन, तो वो उसके साथ संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। और क्योंकि पानी के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा है, इसलिए उसको पानी में स्टोर करके रखा जाता है। ये कब आएगा, जब आपको रीजन पूछा जाएगा, क्यों, कि वाई, जब वाई आएगा कि क्यों स्टोर करके रखा जाता है, तब आप कहेंगे क्योंकि फास्फोरस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, हवा के संपर्क में आने पर भी आग पकड़ लेता है, इसीलिए उसको पानी में स्टोर करके रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी पूछी है कि किस प्रॉपर्टी के कारण उसको पानी में स्टोर करके रखा जाता है। तो वो प्रॉपर्टी क्या है कि जो अधातुएं होती हैं यानी नॉन मेटल्स होती हैं, वो पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसीलिए उसको पानी में स्टोर करके रखा जाता है। ओके, तो आपको ये समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन और आंसर नोट कर लीजिए फटाफट। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, इसीलिए फास्फोरस को वाटर यानी पानी में स्टोर करके रखा जाता है। ओके, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why some metals displace other metals? क्या पूछा है, दूसरे मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन से उनको रिप्लेस कर लेते हैं, तो क्यों करते हैं? ये हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। कब पढ़ा था? जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख रहे थे, यानी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जहां पर हमने क्या कहा था कि एक रिएक्टिविटी सीरीज आएगी जिसमें ऊपर के जो तत्व होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे और नीचे वाले क्या होंगे, कम रिएक्टिव होंगे। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज के कारण जो ये ऊपर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ये अपने से नीचे यानी अपने से कम रिएक्टिव जो एलिमेंट्स होंगे, तत्व होंगे, मेटल होंगे, उनको उनके सॉल्ट सोल्यूशन से रिप्लेस कर लेंगे। तो हम क्या कह रहे थे कि आयरन क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो अगर आयरन को कॉपर के सॉल्ट सोल्यूशन में डाला जाता है तो ये आयरन क्या कर लेता है, कॉपर के सॉल्ट सोल्यूशन से कॉपर को हटा देता है, इसको हटा देगा और क्या बना देगा, आयरन का सल्फेट यानी आयरन का सोल्यूशन बना देगा। ठीक है, तो ये किसके कारण हो रहा है, उनकी रिएक्टिविटी के कारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा ताकतवर होगा, वो अपने से कम रिएक्टिव यानी कम ताकतवर को उसकी जगह से हटा देगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि ए कोई ताकतवर बच्चा है और बी कैसा है, थोड़ा कम ताकतवर है, तो बी जब अपनी क्लासरूम में बैठा है यानी क्या हो गया, बी का सॉल्ट सोल्यूशन हो गया। ठीक है, बी अपनी क्लास में बैठा है, ए बी को हटा सकता है। क्यों? क्योंकि ए ज्यादा ताकतवर है बी की तुलना में। ठीक है, वहीं जब बी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा तो फिर ए उसको नहीं हटा पाएगा। ठीक है, तो यही कहाँ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हो रहा है कि ज्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट होंगे, मेटल होगी, वो क्या करेगी, कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से हटा देगी। लेकिन अगर कम रिएक्टिव जो मेटल है वो अपने से ज्यादा रिएक्टिव सॉल्ट सोल्यूशन से उसको नहीं डिस्प्लेस कर पाएगी। जैसे हमने जिंक और कॉपर का देखा था। ठीक है, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पा रही थी, लेकिन अगर हम जिंक की बात करें कि जिंक को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला जाएगा, तो क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, तो वो आसानी से जिंक का सल्फेट बना देगी और कॉपर को हटा देगी। ठीक है, तो ये सब किसमें आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आता है। आपको क्वेश्चन पूछा है व्हाई सम मेटल डिस्प्लेस अदर मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन, तो क्यों डिस्प्लेस करते हैं, रिएक्टिविटी के कारण डिस्प्लेस करते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ बीइंग मोर रिएक्टिव देन द मेटल्स विच दे डिस्प्लेस। क्यों? जिसको वो हटा रहे हैं वो उससे ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हटा रहे हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट। 8th क्वेश्चन है, नेम 2 मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। तो कौन कौन से ऐसी मेटल्स हैं जो हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करती, या आप बोलते हो कि वो संक्षारित नहीं होती हैं। तो ज्वेलरी किसकी बनाई जाती है, गोल्ड की और सिल्वर की। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि वो
हम इजीली डेली यूज में पहनते हैं ना, और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कर देंगी तो जल्दी खराब हो जाएंगी, लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए उनका जो है वो ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, गोल्ड एंड सिल्वर, ये दोनों क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करती, और हम मान सकते हैं कि ये रिएक्ट नहीं करती है किसी भी टेम्परेचर पे। तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। ठीक है, तो मैं मेटल को अंडरलाइन कर रही हूँ, कॉपर आपका मेटल है, आयरन मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है। ठीक है, और इसके अलावा जितने 3 छूटे हैं ये क्या है, नॉन मेटल्स यानी अधातु है। ठीक है, तो आपके आंसर आ गए। मेटल्स क्या क्या है, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम। नॉन मेटल क्या है, ग्रेफाइट, सल्फर, ऑक्सीजन। ओके, तो ऐसे ही अगर आपको और एलिमेंट्स मिलते हैं तो आप उनमें भी कंपेयर कर लेंगे कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म मैलिएबिलिटी विद सूटेबल एग्जांपल। तो मैलिएबिलिटी क्या थी, जब आप मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट कर रहे थे तो उसको क्या कहा जा रहा था, मैलिएबिलिटी का गुण कहा जा रहा था, और उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम की फॉइल बनाई जाती है जैसे, तो वो सब क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। एग्जाम्पल क्या है, इफ वी बीट अ or hammer any metal like aluminium, zinc, iron, copper, etc., it become longer and larger but does not break. Thin sheet can be obtained by this process. अगर इन मेटल्स को हम हैमर यानी हथौड़े की मदद से पीटते हैं तो ये टूटेंगे नहीं। जैसे हमने कहा था कि अगर हम चॉक को पीटते हैं तो वो भंगुर हो जाता है या पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसका चूरा हो जाता है, लेकिन अगर इन मेटल्स को पीटा जाएगा तो इनकी शीट बन जाएगी, ये थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये टूटेंगे नहीं। ठीक है, तो यही गुण क्या है, मैलिएबिलिटी का यानी आघात वर्ध्यता का गुण है। तो मेटल नॉन मेटल में हमने आज कुछ और क्वेश्चन किए, होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमारे नेक्स्ट सेशन में वो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।